हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। साल 2025 अब ख़त्म होने वाला है और मैंने अभी से ये सोचना शुरू कर दिया है कि 2026 में वो कौन सी एसेट क्लास होगी जहां इन्वेस्ट करके मैं अपने पैसे पे मैक्सिमम रिटर्न हासिल कर सकूंगा। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने हाल ही में एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक वो ये फोकास्ट कर रहे हैं कि बाय दिसंबर 2026 KSE 100 इंडेक्स 203,000 तक जा सकता है। नाउ ये रिपोर्ट जब शाया हुई तो इंडेक्स अराउंड 160,000 161,000 के करीब ट्रेड कर रहा था, तो यानी कि ये अपसाइड बनती है अबाउट 26% की। तो वो कौन से ट्रिगर्स होंगे और कौन से रिस्क होंगे कि मार्केट वहाँ तक जा सकती है। ऑफकोर्स रिस्क में बात इसलिए भी की क्योंकि इन्वेस्टर्स को हमेशा रिस्क को भी वे करना चाहिए और उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज मैं बात करूँगा शंकर तलेजा से जो डायरेक्टर रिसर्च हैं एट टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। शंकर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सुजय फॉर हैविंग मी। अच्छा शंकर, ये बताइए कि जो आपने चंद दिन पहले रिपोर्ट निकाली है जहां आपने फोरकास्ट की है कि बाय दिसंबर 2026 के KSE 100 इंडेक्स 203,000 तक जा सकता है, तो सबसे पहले हम ट्रिगर्स से बात करते हैं। वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो आप समझते हैं कि इंडेक्स को उस लेवल तक लेके जा सकते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको अगर वैल्यूएशन के बारे में बताऊं मार्केट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर हम ट्रिगर्स के बारे में बात कर सकते हैं। मार्केट देखें आज, जब हम दिसंबर 2026 में होंगे, आज से एक साल बाद, तो हम 2027 का मल्टीपल देख रहे होंगे। तो क्योंकि फॉरवर्ड मल्टीपल पे जो है मार्केट आज, अगर आप देखते हो 2027 का मल्टीपल चल रहा है कोई 6.8 टाइम्स, और जो हिस्टोरिक एवरेज रही है दैट इज 7 टाइम्स। तो यानी आप समझ लें कि मार्केट अपने फेयर मल्टीपल्स पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो इस वजह से हमें पर्सनली ये लगता है कि ब्लैंकेट गेन्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन मार्केट का जो रिटर्न होगा वो कोई 25 to 26% जरूर होगा, जिसके अंदर थोड़ी बहुत प्राइस टू अर्निंग की री रेटिंग का भी कॉन्सेप्ट है, डिविडेंड यील्ड का एंगल है और अर्निंग्स ग्रोथ का एंगल है। तो तीनों कंपोनेंट मिला के कोई 25 to 27% टोटल रिटर्न दे सकते हैं। बाकी देखिए, ये जो रिटर्न रियलाइज होगा उसके पीछे, जैसे आपने कहा, कुछ सर्टेन ट्रिगर्स होंगे। उनमें जो सबसे प्राइमरीली हमें लगता है जो ट्रिगर होगा, देखिए, जो नियर टर्म में बिफोर दिसंबर है, दैट इज IMF रिव्यू और IMF की जो फंडिंग आएगी, लाइक वो ट्रिगर होगा मार्केट में, क्योंकि उससे जो है सेंट्रल बैंक का जो रिजर्व का टारगेट है $15.5 बिलियन बाय दिसंबर 2025, वो अचीव हो जाएगा जब IMF के बोर्ड रिव्यू करेगा और उसके बाद डिसबर्समेंट होगी। एक ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। दूसरा जो मेजर ट्रिगर लग रहा है, आज भी खबर लगी थी PIE की प्राइवेटाइजेशन। देखें, आज हुकूमत अच्छी खासी सब्सिडी देती है टेक्निकल ग्रांट्स के मद में, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनके लॉसेस को कवर करने के लिए, उनके एम्प्लॉयज को सैलरीज के लिए। तो जब प्राइवेटाइजेशन का ये अमल कंप्लीट हो जाएगा PIA का, तो इससे एटलीस्ट फिस्कल स्पेस भी क्रिएट होगा गवर्नमेंट के लिए, और पाकिस्तान का आप समझ लें कि जो मोरल है वो बूस्ट हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री का। उसके बाद डिस्कोर्स की लॉन्ग टर्म कंसेशन या प्राइवेटाइजेशन की बातें भी शुरू हो जाएंगी, विच इज आल्सो पार्ट ऑफ द IMF प्रोग्राम। तो बज़ाहिर यही लगता है कि जो PIA की प्राइवेटाइजेशन, IMF का रिव्यू और तीसरा जो है रेकोटिक का जो फाइनेंशियल क्लोज है, ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं इंडिया टर्म्स में। लेकिन रेकोटिक भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि $3.5 बिलियन तक का जो इंटरनेशनल लोन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का, उसके साथ FDI का भी एंगल है, पैरेंट गोल्ड का अपना इक्विटी का कंपोनेंट आएगा। तो इससे पाकिस्तान की एक वैसे ही ग्लोबल मार्केटिंग होगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी ऐसी काफी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके पास माइनिंग लीज अवेलेबल हैं, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल क्लोज हो रेकोडिक का। उसके बाद ये दूसरे जो बड़े ग्लोबल माइनर्स हैं उनको अप्रोच करेंगे या ऑलरेडी उनके साथ कांटेक्ट में हैं। तो दे ऑल आर जस्ट वेटिंग फॉर कि रेकोडिक का फाइनेंशियल क्लोज एक बार हो जाए। दैट विल मेक श्योर कि आपने राइटिंग ऑन द स्टोन वाली बात होगी कि ये प्रोजेक्ट अपने एग्जीक्यूशन वाले फेज में दाखिल हो जाएगा आफ्टर दिस फाइनेंशियल क्लोज। अच्छा काम तो वैसे शंकर, ही सिविल सॉरी, वर्क्स का आपकी यहाँ चल। बात कट रही है, लेकिन जो रेकोडिक का फाइनेंशियल क्लोज है, ये इसकी टाइमलाइन क्या थी और क्या वो टाइमलाइन मीट हो जाएगी, होती हुई नज़र आ रही देखिए, है? टाइमलाइन की अगर आप बात करेंगे तो ये मेरा ख्याल है 7-8 महीने ऑलरेडी डिले हो चुका है। जो लास्ट टाइमलाइन थी वो तो आई थिंक जून जुलाई की थी, समवेयर अराउंड दैट। लेकिन अभी फिर से ये डिले हुआ है। जो लास्ट आई थिंक डिले होने का रीजन था, उसमें जो बैरेक गोल्ड की मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस आई थी, और फिर उसके बाद US गवर्नमेंट का जो शटडाउन हुआ था, एग्जिम जो बैंक है US की, उसका भी कोई आई थिंक $900 मिलियन तक का कंट्रीब्यूशन है लोन के बाद में। तो इस वजह से काफी डिलेज आए थे, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर या तक फर्स्ट फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी 2026 के तक ये हो जाएगा।
तो आई थिंक ऑलरेडी डिले है, लेकिन जो देखें अभी वाला डिले है ना, इसमें कंपनीज आर कॉन्फिडेंट क्योंकि पीछे सिविल वर्क्स का काम चल रहा है। मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीशन आई डोंट थिंक कि अब कोई फर्दर चेंज होगी, बट यस फाइनेंशियल क्लोज हैज बीन डिलेड बाय मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये 3 ट्रिगर्स तो आपने बता दिए। आपने आईएमएफ की जो भी बोर्ड मीटिंग होने वाली है वहाँ से जो पैसा आएगा, स्टेट बैंक का जो दिसंबर 2025 का टारगेट है रिजर्व्स का वो मीट हो जाएगा, फिर इक्विटी का आपने कहा है। सो इसके ये अलावा नियर टर्म, हाँ। एक और मैं ऐड कर दूं, ये नियर टर्म ट्रिगर है। बाकी देखें जो लॉन्ग टर्म एक नेक्स्ट ईयर का ट्रिगर है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आरएलएनजी के साथ हमारा एग्रीमेंट है, आई थिंक फेडरल कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दी है उसको डिले करने की, लेकिन इवेंचुअली ये डिले होगा या डाइवर्ट होगा इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम जनवरी 2026। फिर मार्च में रीओपनिंग क्लॉज है। तो आई थिंक जैसे जैसे देखें कार्गोज डेफर होंगे, उसका फायदा ये होगा कि लोकल ईएनपीस के प्रोडक्शन के वॉल्यूम बढ़ना शुरू करेंगे। तो जब वो एविकेबल एविडेंस की हम बात करते हैं, एविकेबल एविडेंस की जब सामने हमारे नंबर्स बढ़ेंगे लोकल ईएनपी कंपनीज के, तो ये बड़ा ट्रिगर होगा। क्योंकि देखिए ईएनपी कंपनी हैवी वेट कंपनीज है इंडेक्स में, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्च क्वार्टर की जून क्वार्टर की रिलेटिवली बेहतर हो सकती है कंपेयर टू दीज 2 क्वार्टर्स, अगर कोई एक्सप्लोरेशन साइड पे कोई ट्रायल वगैरह नहीं आया कोई सिग्निफिकेंट। तो मेरा ख्याल है ये जो एंगल है आरएलएनजी वाला, ये बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट है गैस सेक्टर सर्कुलर डेट जो रेजोल्यूशन है। आप राइट। देखें ये भी गेम चेंजर होगा फॉर द ईएनपी इंडस्ट्री। मैं फोकस इसलिए ईएनपी पे कर रहा हूँ क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ हैवी वेट भी है, और इंडेक्स की जो नेक्स्ट मूवमेंट होगी ना, वो आप 2 लाख की बात कर रहे हैं, या जो हमने रिपोर्ट में भी लिखा है 2 लाख का। देखिए 40,000 पॉइंट बढ़ रहे हैं, तो हैवी वेट्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। वी आर ऑलरेडी सीइंग एफएफसी परफॉर्मिंग मच बेटर, क्योंकि हमने उसको अपने टॉपिक्स में भी डाला था। राइट। अब ईएनपीस का आई थिंक बहुत बड़ा रोल होगा नेक्स्ट ईयर 2 लाख तक इंडेक्स को लेके जाने में। तो गैस सेक्टर सर्कुलर डेट में सबसे जो बड़े बेनिफिशियरी होंगे अमंग्स अदर, वो होंगे पीपीएल ओजीडीसी। पीपीएल का कोई 200 रुपये पर शेयर से ज्यादा का रिसीवेबल है इस वक्त, और मार्केट में भी 200 रुपये का ही चल रहा है। तो आई थिंक इक्वल टू द मार्केट कैप जो है उसके रिसीवेबल स्पेंडिंग है। और उसमें कोई आई डोंट थिंक देयर इज एनी सिग्निफिकेंट और इवन अ सिंगल रुपी होती लेट पेमेंट सरचार्ज, जो कि गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि अगर वो नहीं देंगे तो आई थिंक ये अमाउंट रिकवरेबल है। और अगर मिल जाता है बीपीएल को, तो कैश फ्लो वैल्यूज जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएंगे। अच्छा शंकर, आपने जो आरएलएनजी कार्गो की डिफरमेंट की बात की है ना, वी डू नो कि ईएनआई की तो खबर आई थी, अब कतर से बात हो रही है और कतर की ये खबर है कि जी 2 कार्गोज़ हर महीने, बट वी नो कि इससे ज़्यादा कार्गोज़ की कमिटमेंट जो लॉन्ग टर्म की गई थी वो है। तो अगर 2 कार्गोज़ पर मंथ कम होते हैं तो इससे क्या सिग्निफिकेंट सेविंग्स होंगी पाकिस्तान को और इन कंपनीज़ को, सिर्फ इसका फ़ायदा होगा? देखिए अगर आप डिमांड सप्लाई की डायनामिक्स देखें आज के तारीख में, जो नेचुरल गैस का आउटपुट है दैट इज अराउंड 2900 टू 3000 MMCFD। और जो आरएलएनजी के साथ हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स हैं वो 9 कार्गोज के हैं। ईएनआई से तो हम जनवरी 2025 से वैसे ही नहीं ले रहे थे, वो वैसे ही डाइवर्ट हो रहा था, तो मैं उसको सप्लाई का पार्ट तो वैसे ही नहीं बना रहा। तो ओके। तकरीबन 3900 टू 4000 MMCFD की सप्लाई है इस वक्त। अब देखें अगर आरएलएनजी के कार्गो हम 2 या 3 कार्गो रेफर कर देते हैं, व्हिच विल बी अराउंड 200 टू 300 MMCFD, तो इससे डेफिनेटली जो लोकल ईएनपी के वॉल्यूम्स हैं वो अभी 2900 चल रहे हैं, तो वापस वो 3100 या 3200 की डायरेक्शन में चले जाएंगे। क्योंकि जो इस वक्त सप्लाई है वो, इसका मतलब है कंज्यूम भी हो रही है। अगर कंज्यूम नहीं होती तो वो पाइपलाइन में कोई सिग्निफिकेंट कैपेसिटी नहीं होती रखने की। तो राइट। मेरा ख्याल है कि यस देयर विल बी इम्पैक्ट टू द ईएनपी कंपनीज, बट ये है कि जो पीक वॉल्यूम्स थे वो हम ईएनपी के शायद टच ना करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम 7 या 6 कार्गो वैसे भी मंगवाएंगे। राइट। तो मेरा ख्याल है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली, देखें सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट एंगल जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एनर्जी पे सब्सिडी दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इलेक्ट्रिसिटी पे अगर सब्सिडी दे रही है तो पीछे आरएलएनजी के जो पावर प्लांट्स हैं वो भी अब दोबारा चलना शुरू होंगे। आई मीन वो चल रहे हैं लेकिन उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फर्दर बढ़ेगी। तो हो सकता है डिमांड साइड पे वहां पे भी अब एलएनजी थोड़ी सी मूव हो वंस दिस पैकेज इज अप्रूव्ड एंड एग्जीक्यूटेड। तो एएनपीस का आई थिंक नेक्स्ट ईयर लग रहा है 2026 में एएनपीस कैन आउट परफॉर्म। ओके। चलें, ई एन पीज़ का तो आपने एक सेक्टर मेंशन भी कर दिया है यहाँ पे। अब इसके अलावा भी हमको पता है कि और भी इंडेक्स हेवी वेट स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं, उसमें बैंक्स हैं। बैंक्स ने काफ़ी अच्छा ऑलरेडी गेन कर लिया है, तो क्या आप समझते हैं, क्योंकि आपने ये कहा कि जो ये जो आपने टारगेट फोरकास्ट किया है इसमें डिविडेंड भी शामिल है,
एंड वी नो कि कुछ यस। बैंक्स बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं। तो ऑन द डिविडेंड साइड बात कर लेते हैं कि इसमें आप बैंकिंग सेक्टर को भी देखेंगे कि वो भी यहाँ से मज़ीद रिटर्न्स अच्छे दे सकता है, उसमें कौन से बैंक्स को आप जो है वो टारगेट करेंगे? देखिए हमारी टॉप पिक्स जो है ना 2026 के लिए वो एचबीएल और मीज़ान बैंक हैं। बाकी भी हमारी बैंक्स बाय बाय रिकमेंडेशन है उन पे। लेकिन जो प्रेफर्ड हैं वो एचबीएल और मीज़ान है। और रही बात जैसे आपने कहा, लाइक वी आर ओवरवेट ऑन द ईएनपीज, पर बैंक्स पे हम मार्केट वेट हैं। हमारा ख्याल है कि बैंक्स में जो रिटर्न होगा दैट वुड बी ऑलमोस्ट इन लाइन विद द मार्केट रिटर्न। तो यस, विद इन बैंक्स लाइक आई मेंशन्ड एचबीएल एंड मीज़ान कैन आउट परफॉर्म। यूबीएल की भी अर्निंग्स काफी बेहतर है। और इसके अलावा बैंक अल्फला। लेकिन जो मैं आपको ओवरऑल बताऊं, बैंक्स का रिसेंट क्वार्टर जो है दैट वाज क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेशंस अक्रॉस द बोर्ड बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एलिवेशन। तो मेरा ख्याल है कि कॉस्ट अगर कॉस्ट साइड पे कंट्रोल आ जाते हैं तो हो सकता है कि बैंक्स आउट परफॉर्म भी कर जाएं। लेकिन ज्यादातर बैंक्स का यही व्यू था कि ये कंटिन्यू रह सकता है थोड़ा बहुत एलिवेटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर। कुछ बैंक्स ने तो स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि 60s को टच कर सकते हैं। तो आई थिंक इन द बेस्ट केस सिनेरियो वी आर मार्केट बेट ऑन द बैंक्स। यस, अगर कॉस्टिंग साइड पे थोड़ा सा कंट्रोल आ गया तो या जो अपकमिंग बजट है वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। मैंने मिस मिस कर दिया, आपको बताया नहीं। बजट में भी काफी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं कि शायद गवर्नमेंट कोई टैक्सेशन साइड पे ओवरऑल कॉर्पोरेट्स को कोई रिलीफ दे, वेदर इन द फॉर्म ऑफ सुपर टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करके। तो आई ओके। थिंक इस वक्त सबसे जो हैवी टैक्सेस हैं वो तो बैंक्स पे हैं। आई डोंट थिंक कि कोई बैंक्स में चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन बाकी सेक्टर्स में लाइक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हैं उनमें शायद हम कुछ बेहतरी देखें, कोई सुपर टैक्स वगैरह कम हो जाए, जैसे अभी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। राइट। अच्छा, अब इसके अलावा कौन से सेक्टर्स पे आप ओवरवेट हैं? लेकिन जो गुड क्वालिटी सिक्लिकल कंपनीज हैं, स्पेशली सीमेंट हो गया, वी आर ऑलरेडी सीइंग के प्राइसिंग जो है वो भी इम्प्रूव हो रही है। पिछले 2-3 हफ्ते से 10-10, 15-15 रुपए का प्राइस हाइक भी हो रहा है सीमेंट प्राइसेस में, क्योंकि सीमेंट प्राइसेस आप समझ लें कि 100-150 रुपए पर बैग अपने पीक से नीचे आ गई थी। उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स थे। सप्लाई सप्लाई साइड भी थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन अब क्योंकि डिमांड जो है थोड़ी बहुत हमें वापस बढ़ते हुए नजर आ रही है। वी हैव ऑलरेडी सीन जो अक्टूबर के नंबर्स थे, कोई 17-18% की ग्रोथ थी। दिस वाज आफ्टर 4 years ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन। तो इन द टाइम व्हेन डिमांड इज हायर, डिमांड इज पॉजिटिव, तो एक प्राइसिंग डिसिप्लिन का भी जो है हमें नजर आ रहा है कि प्राइसिंग पॉजिटिव रहेगी। बट यस, देयर इज अ कंसर्न कि शायद दोबारा से एक्सपेंशन हो, कुछ मैन्युफैक्चरर्स अनाउंस करें। लेकिन हमें लगता है कि क्योंकि उसमें 1.5 से 2 साल लगेंगे आने में, तब तक आई थिंक प्राइसिंग डिसिप्लिन विल कंटिन्यू एंड कंपनीज जो है प्रॉफिटेबिलिटी काफी बेहतर हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल कोल की प्राइसेस भी इंटरनेशनल कोल की $90 से नीचे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से अब अगर हम नहीं मंगवा रहे तो आई थिंक इम्पोर्टेड कोल भी रिचर्ड्स बे वाला जो है वो कंपेरेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। तो सीमेंट ने हमें लगता है सीमेंट सेक्टर के नाउ परफॉर्म। इसके साथ ऑटोज में भी स्टिल बिलीव के कंपनीज जो है आउट परफॉर्म कर सकती हैं। इंडस कोई 4.5-5 के मल्टीपल पे चल रहा है, डिस्पाइट की कंपटीशन है, बट ऑलरेडी वी आर सीइंग के 50% से ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है। सेडान में हमें लगता है कि इनका कोई सिग्निफिकेंट एज सच कंपटीशन नहीं है। कुछ जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो लार्जली एसयूवी फोकस्ड हैं। तो इंडस इज अ गुड बैट, गुड स्टॉक। सल्सगार का जो न्यू प्रोडक्ट लाइनअप है, जिसमें टैंक का मॉडल है या कैनन अल्फा है, प्राइसिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। बट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वर्किंग है, हमें लगता है कि प्राइसिंग इनकी कंपैरेटिव होगी। और इस वजह से जो है ओवरऑल हमें लगता है कि साजगार भी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो सीमेंट एंड ऑटोज कैन आउट परफॉर्म। एंड द थर्ड सेक्टर जो हमें लगता है आउट परफॉर्मेंस की फेज में जाएगा, वो फार्मास्यूटिकल होगा। वी हैव ऑलरेडी सीन के 2025 में जो है वॉल्यूमेट्रिक साइड पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने अंडर परफॉर्म किया था। इसके पीछे मल्टीपल रीजन थे। 2024 का हाई बेस इफेक्ट भी था जब डीरेगुलेशन हो रही थी, तो डीलर्स ने अच्छी खासी इन्वेंट्री रखी थी। और फिर अभी अफगानिस्तान वाला इशू भी हम देख रहे हैं। फॉर्मली कोई $100 मिलियन से ऊपर माल जाता था अफगानिस्तान में, बट इनफॉर्मली इससे भी ज्यादा जाता था। जो छोटे छोटे डीलर्स हैं बहुत माल बेचते थे। तो आई थिंक वो नॉर्मलाइज हो गया है, बेस में इंक्लूड हो गया है। फार्मास्यूटिकल प्राइसेस में करेक्शन भी ली है अच्छी खासी। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल्स पे आउट परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज कंपनीज जो है अगले साल के कोई 11 से 12 का मल्टीपल पे ट्रेड कर रही हैं, जो कि जनरली 18 से 20 का मल्टीपल होता है। तो आई थिंक जैसे मैंने कहा, ईएनपी, सीमेंट, ऑटोज एंड फार्मास्यूटिकल्स विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म।
इन 2026। ये हमारा बेस्ट केस सिनेरियो है सेक्टर वाइज। ठीक है। अच्छा शंकर, अब ज़ाहिर है कि आपने ट्रिगर्स की हमने तो बात कर ली, बट ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को बहुत ज़रूरी है कि वो रिस्क भी, अपना पर्सनल रिस्क भी देखें और जो ओवरऑल मार्केट में रिस्क नज़र आ सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क पे बात कर लें। आप क्या रिस्क फोर्सी कर रहे हैं जो हो सकते हैं, जो प्रॉब्ली आपकी फोरकास्ट को हर्ट कर सकते हो? देखिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना इस वक्त मैक्रो लेवल पे तो वी आर मच बेटर, ठीक है। तो मैक्रो लेवल पे मुझे लगता है कि ऑन द इकोनॉमी साइड थिंग विच कैन गो रॉन्ग वो पॉसिबली हो सकता है ऑयल प्राइसेस, लेकिन उसकी भी चांसेस काफी कम है क्योंकि ये भी उम्मीद की जा रही है कि रशिया और यूक्रेन की भी जब सेटलमेंट होगी तो रशिया फॉर्मली विल बी पार्ट ऑफ दी ओपेक प्लस और वो ग्लोबल सैंक्शन से भी हट जाएगा। तो ऑयल सप्लाई एक लेजिटमेट तरीके से बढ़ जाएगी ग्लोबली, तो शायद ऑयल प्राइसेस यहाँ से रिवर्सल का ट्रेंड ना दिखाएं, विल रिमेन अंडर जो है $65 पर कि बैरल। फोरकास्ट तो तो शंकर फोकस भी यही है यही है। कि नेक्स्ट ईयर और उससे देखिए आगे भी बिल्कुल जो है वो ड्रॉप ही होती हुई नज़र आ रही है अभी फ़िलहाल तो ये एग्जैक्टली फोरकास्ट। एग्जैक्टली, मतलब देखें इस वक्त देखें जिस लेवल पे हमारा एक्सपोर्ट बिल बढ़ा हुआ है, $6 बिलियन से क्रॉस कर चुका है डिस्पाइट ऑयल बिलो $65। राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग कि दिस इज एन इनहेरेंट रिस्क टू आवर इकोनॉमी, मतलब यहाँ से देखिए नॉन ऑयल इंपोर्ट हम 18% पे ग्रो कर रहे हैं। तो जब ऑयल प्राइसेस अगर अनफॉर्चुनेटली अगर बढ़ जाती हैं, अनटूवर्ड कोई सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज वी नेवर नो, जो जियो पॉलिटिकल रिस्क है ऑयल प्राइसेस को बड़ी बड़ी वॉलेटिलिटी उनमें आ जाती है। ईरान इसराइल का हालांकि 10-12 दिन का इशू था, बट वी सॉ ऑयल प्राइसेस कोई 8-10% से बढ़ गई थी। उस वक्त भी ग्लोबल सप्लाई का ही एक की वजह से राइट। गलत था, लेकिन जियो पॉलिटिकल रिस्क की वजह से हमने देखा था ऑयल प्राइसेस का। तो आई थिंक दैट दैट इज वन रिस्क जो कि रहेगा, क्योंकि $6 बिलियन से ऑलरेडी हमारे इम्पोर्ट क्रॉस कर रहे हैं बीपीएस के डेटा के हिसाब से। एक ये रिस्क है। दूसरा देखें जो हमारा रीजनल इशू है, देखें हमारे ईस्ट और वेस्ट बॉर्डर पे इस वक्त ट्रेड ट्रेड जो है डिस्ट्रक्टेड है। जो नेबरिंग कंट्री में हमारे इंडिया के साथ वैसे ही रिलेशन आई थिंक ऑल टाइम लो पे ही होंगे, क्योंकि ट्रेड के साइड पे हम 2019 से वहां पे कोई ट्रेड भी नहीं कर रहे और अब बॉर्डर क्लोजर भी है। तो उस साइड पे हमें लगता है कि स्टेटस कोई रहेगा, बट ये अफगानिस्तान साइड इज कंसर्निंग। वहां से फूड सप्लाईज में अभी हम इन्फ्लेशन में भी एलिवेशन देख रहे हैं। तो आई थिंक अगर कुछ इस तरह के फर्दर इंसिडेंट्स होते हैं रीजनल लेवल पे या जियो पॉलिटिकल लेवल पे, तो इसका जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इससे देखें लॉ एंड ऑर्डर की वजह से मैं आपको बताऊं, इन इन एक्टिविटीज की वजह से, इन टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से हमारी ऑयल एंड गैस की फील्ड्स पे इफेक्ट होती है, काफी ज्यादा प्रोडक्शन डिस्ट्रक्शन आ जाती है। क्योंकि राइट। इस वक्त सबसे बड़ा जो ऑन शोर पोटेंशियल है वो केपी के साइड की पे है, नॉर्थ वजीरिस्तान वाली साइड पे स्पेशली, या बलूचिस्तान के कुछ रीजन हैं जहाँ पे कंपनीज काम करना चाह रही हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा आई थिंक एक सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर ये कंट्रोल हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना आई थिंक दिस विल रिमेन अ रिस्क एंड इन्वेस्टर शुड आल्सो टेक इनटू अकाउंट राइट। such type of risk in 2026। राइट। अच्छा शंकर, एक और भी चीज़, ऑफ कोर्स आपने ये पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल सिक्योरिटी रिस्क मेंशन कर दिए हैं। लेटेस्ट जो स्टेटमेंट हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं, एंड वी नो के जो नेक्स्ट ट्रांच है वो मिल जाएगी, लेकिन कुछ जो स्टेटमेंट्स लेटेस्ट आए हैं आईएमएफ की तरफ से ऑन कैश मैनेजमेंट, फिस्कल डिसिप्लिन, वो भी थोड़ा से इन्वेस्टर्स को बॉदर कर रहे हैं। डू यू थिंक कि इस साइड पे कुछ ज़्यादा कोई ख़राबी हो सकती है? देखिए आई थिंक पाकिस्तान, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। वन ऑफ द मेजर जो कंसर्न है आज बिजनेस कम्युनिटी का वो यही है कि पाकिस्तान इज अमंग दोस कंट्रीज जहाँ पे टैक्स रेट सबसे ज्यादा है और गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि टैक्स को कट करे। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग है। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन जो एनएफसी के तहत एक और अमेंडमेंट लेके आ रही है जिसमें प्रोविंशियल शेयर्स कम किया जाएगा, प्रोविंशियल के साथ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन या जो मिनिस्ट्री लोअर लेते हैं उन पे कॉस्ट साइड रिफॉर्म्स या फेडरल गवर्नमेंट कुछ ऐसा अपने पास एक्सपेक्टेड रखेगी। है ये, अभी वी बस डोंट ये नो कि एग्जैक्टली हाँ क्या है मतलब उसमें। हाँ, लेकिन देखें अगर ये हो गया तो देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा जो है आपको फिस्कल साइड पे मिल जाएगा। इससे एटलीस्ट ये होगा कि यू कैन गिव सम सॉर्ट ऑफ रेस्पाइट, यू नो, रिलीफ टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। 2-3% सुपर टैक्स कट हो जाए, एटलीस्ट दिस विल गिव अ सिग्नल। और ये देखें इस वक्त विदाउट दैट एनएफसी डिवीजन मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल है, क्योंकि हमने टैक्स टू जीडीपी का टारगेट अचीव करना है। तो राइट। टैक्स टू जीडीपी का जो 300 बेसिस पॉइंट्स हमने बढ़ाना था, हम टैक्स कम करने का तो सोच ही नहीं सकते ना।
लेकिन थोड़ा बहुत रिलीफ हम दे सकते हैं अगर हम बॉटम लाइन के नंबर पे जाते हैं, प्राइमरी सरप्लस का टारगेट हमने अचीव करना है, तो उस एंगल पे व्हाट वी कैन डू, हम अगर प्रोविंसेस का शेयर कम कर देते हैं विद दिस अमेंडमेंट, तो एक वहां पे रिलैक्सेशन क्रिएट हो जाएगी। और दूसरा, जो हम डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, या जो एसओईस को, मेनली पीआईई को जो हम प्राइवेटाइज करेंगे, तो अगले साल उससे रिलेटेड भी जो टेक्निकल ग्रांट्स वगैरह का अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा राइट। या खत्म हो जाएगा, तो वो भी एक फिस्कल स्पेस होगा। डाउन द रोड पॉसिबिलिटी है कि रिलीफ मिले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अंडर दिस आईएमएफ प्रोग्राम वी शुड एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट रेट कट। मेरा नहीं ख्याल कि इस पोजीशन में गवर्नमेंट होगी। राइट। अच्छा, आखिर में आप क्या एडवाइस करेंगे, बिकॉज मैंने शुरू में कहा ना कि ठीक है, आपने एक फोरकास्ट दी है और उसमें आपने ट्रिगर्स मेंशन किए हैं, रिस्क भी मेंशन कर दिए हैं। अब होता ये है कि आम जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो देख लेते हैं कि ओहो ये टारगेट दिया है तो अब तो इंडेक्स को इधर जाना ही जाना है, और वो थोड़ा सा आई थिंक वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि आपको रिस्क को भी देखना है, जो ओवरऑल रिस्क मार्केट को है या इकॉनमी को है, और अपना भी रिस्क प्रोफाइल जो है उसको भी जो है मद्देनज़र रखे और फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। और जहाँ पे अगर कहीं प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ करते रहना चाहिए। तो आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट में, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी वो मार्केट नहीं है जो आज से 2 साल पहले थी। आई मीन राइट। अट्रैक्शन लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। अभी ब्लैंकेट गेन्स अवेलेबल नहीं है, तो यू आर राइट, इन्वेस्टर्स को जो है एक बहुत ही सिलेक्टिव स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी, एंड दे शुड टारगेट के 25 से 30% का रिटर्न मिलेगा ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई 100% या 200% जैसे मार्केट ने पिछले 2 साल में परफॉर्म किया है, कोई इस तरह का रिटर्न होगा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। रिटर्न्स लिमिटेड रहेंगे और वेरी सिलेक्टिव रहेंगे। तो आई थिंक चूज वाइजली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, स्पेशली अगले 12 महीने में देखें कौन से इवेंट्स हैं, कौन से इवेंट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ऑयल एंड गैस साइड पे काफी डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, तो वी शुड टेक अ लॉन्ग पोजीशन इन ऑयल एंड गैस कंपनीज। इस तरह से देखें, अंडरस्टैंडिंग के साथ आफ्टर अकाउंटिंग ऑल द रिस्क फैक्टर्स जो कि आपको लग रहे हैं अगले 12 महीने में हैं, और कोशिश करें उन कंपनीज में इन्वॉल्व रहें जहां पे कैश फ्लो अच्छे हैं, जहां से पे आउट का जो स्ट्रीम है वो कंटिन्यू है। तो आई थिंक दिस वुड बी माय एडवाइस। ठीक है शंकर, थैंक यू वेरी मच। सो आई थिंक शंकर की जो एडवाइस थी उसको बहुत जहन में रख के काम करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। उन्होंने कहा चूज़ वाइजली, और जिस किस्म के रिटर्न्स हमने देखे हैं स्टॉक मार्केट में पिछले 2.5 साल में वो एक्सपेक्ट ना करें। रिस्क भी हैं, ट्रिगर्स भी हैं, लेकिन अपने पर्सनल रिस्क को भी ज़रूर मद्देनज़र रखें और फिर मार्केट में इन्वेस्ट करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, खुदा हाफिज़।